अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़र सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। ज़रा धूप एंजॉय कर रहे हैं। मैनचेस्टर में इस वक्त धूप भी है लेकिन स्वेटर पहना हुआ है, मौसम ठंडा भी है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे चल रही हैं, वो तो आप समझ रहे हैं। इस्तेहकाम पार्टी, उसका झंडा मैं बैकग्राउंड में ऐसे ही चला रहा हूँ। कभी मैंने लिखा है कभी सरमायादार भी कौम के लिए सोच सकते हैं। ये अब सरमायादार आना पार्टी एक आ गई है, वो भर अल्लाह करे कि ये लेकिन बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना। ये किंग्स पार्टी कह तो दे रहे हैं लेकिन इस तरह की किंग्स पार्टी चल नहीं सकेंगी। अल्टीमेटली याद रखिएगा, क्या जो पहली सियासी जमातें हैं वो रास्ता देंगी इनको। और ये तो हो सकता है 2-4 पोस्टें दे दें, अपना 2-4 आप सीटें दे दें, या 10-12 या 15-20 सीटें दे दें, लेकिन अपना सियासत करने दे दें। लेकिन ये इक़्तिदार में आना मुश्किल नज़र आता है। और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आप वो ज़रा थोड़ी सी ऐनक बदल रहा हूँ धूप की वजह से। चले वो कुछ चीज़ें आप तक बतानी है, वो इसलिए आपको बताता चलूँ। मैंने अपना एक ट्वीट किया और ट्वीट बड़ा ज़बरदस्त है वो। अच्छा, वो कैसे है, एक तो और बड़ा अच्छा लिखा है उसने अपना पीटर। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस if its politics is more profitable than its industries. In a country where those in government are richer than entrepreneurs, they manufacture poverty. चले कुछ सच है, सच बर्दाश्त भी कर। ये नहीं यानी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, लेकिन यहाँ कौम के हवाले से बात हो तो फिर वो बात करनी चाहिए आपको जो समझ आ सकें आप लोग। तो मैंने तो इसलिए वो बात आपके सामने रख दी है शरीफ के केस के बारे में। लेकिन आज जो बड़ा अहम मामला है, नैब ने बड़ा मजाक बनाया हुआ है। मैं मुतलका वो सेक्शन बैकग्राउंड में मैंने चला दी हैं जो 33F और 33G हैं। फरश शहजादी और एहसन जमील साहब की तरफ से मैंने नोटिस दे दिया इनको, नैब वालों को। झूठी खबरें, फ्रॉड पे बेस, हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी मजाक बनाया हुआ है। एयरपोर्ट में पहले शबाशी से निकाल लो, वो जो मनी लॉन्ड्रिंग और बड़ी बातें थी, कहाँ गया वो तो केस तुमने खुद बंद कर दिए। किस बुनियाद पर ये बातें कर रहे हैं आप लोग? भाई चेयरमैन नैब साहब बताएं जरा कौम को, पहले ये समझाएं। ये बेवकूफ़ी नहीं हो सकती, ये नहीं चल सकता निज़ाम इस तरह का। आपने नैब मजाक बनाया हुआ, आपने जिसका दिल चाहता पकड़ी उठा कर फेंक दें। अब आप पे जुर्म लगता है 33F और 33G में सजा दी हुई है। और मैंने जवाब जमा करवा दिया इंटायर और चैलेंज कर दिया कि ये आपका इख्तियार ही नहीं है। किरदार कशी पर मुहिम चलाई गई है, पैसे जारी की जो कानून की खिलाफ वर्जी है। और 33F के मुताबिक रेफरेंस दायर करने से पहले आपने बैकग्राउंड पे ये चल रहा है, आप नहीं ये कर सकते जो कुछ आपने ये किया। और जी में जो है ना वो काबिल गिरफ्त है, 1 साल तक सजा होगी। नैब करार किरदार कशी करने पर पहले जिम्मेदार अफसरान को सजा दे। और प्राइवेट बिजनेस में इनका इख्तियार नहीं है और अपना कारोबार है। कारोबार में तहकीकात अपने दायरा कार से तजावुज है। जो बैंक अकाउंट्स को बुनियाद का छानबीन की जा रही है वो सब रिकवर शुदा है। आज तक सवाल जवाब, आज तक क्वेश्चन तो दिया नहीं इन्होंने। जी बिल्कुल, क्वेश्चन इन्होंने दिया ही नहीं है। और ये बाकायदा नैब इस्लामाबाद के दफ्तर में और लाहौर में ये बाकायदा वसूल करवाएगी ताकि रिकॉर्ड सेट रहे, जहाँ ईमेल गई, जहाँ कोरियर गई। तो ये तरीका वारदात है ना, ये पुराना हो गया है। इस तरह इमरान खान के अगेंस्ट जो किरदार कशी की जो मुहिम चल रही है नैब, और वो सोचना चाहिए। अब ये 33G और 33F याद रखिएगा, बहुत हो गया है। कानून के मुताबिक करें, जो करप्ट है उनको तो छोड़ दिया सारों को आपने पकड़ के। जो पहला चेयरमैन आपने हटाया इमरान खान के लिए था, और ये चेयरमैन लगाए हैं, ये चेयरमैन भी एक एजेंडे के मुताबिक चल रहे हैं अपना काम लेकर। तो पहले जरा ये तो भुगत रहे अपना 33F और 33G से बचे जरा पहले। आगे चलते हैं आपको, और वो बड़ा अहम है। अरशद शरीफ साहब की तरफ से ना उसको नोटिस में उनके वालदा की तरफ, शौकत सिद्दीकी साहब साहब का जज है, सारे को पता है इनका ताल्लुक नवाज शरीफ कैंप से है। वकील इन्होंने कर लिया और शरीफ साहब बोला कि मुझे इख्तलाफ है, मैं बता दूं, मैं ये इख्तलाफ रिकॉर्ड करा दूं। ये जो दरख्वास्त आज दी है ना, ये बदनीति पर मबनी है। अब अरशद शरीफ साहब की वालदा को तो नहीं पता होगा ये क्या मामलात हैं, लेकिन हम समझते हैं। मैं कुछ चीज़ें जान के नहीं आपको बता रहा, मैं सिर्फ उस दरख्वास्त में क्या है उन्होंने कहा जी इमरान खान को, फैसल वाडा को, सलमान इकबाल को, मुराद सईद को, इमरान रियाज को शामिल तफ्तीश किया जाए, इनसे शवाहिद हासिल किया जाए। और असासियत पैनल सुप्रीम कोर्ट के इक़दामात को सराहती है। कत्ल की तहकीकात में पाकिस्तान में होने वाली साजिश से शुरू की जाए
कई अफराद ने शरीफ के कत्ल की साजिश बारे जानने का दावा किया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट ना GIT रिपोर्ट फराहम की गई। इस मामले में याद रखिएगा जो मैंने लिखा हुआ है, मैंने अरशद शरीफ के केस में, आपको याद है मैंने 6 बातें कही थी। वो ख़त जो है वो बैकग्राउंड पे अभी मैं चला रहा हूँ आपके सामने। मैंने उस वक्त बातें कही थी जब ये किसी को ख्याल नहीं था। मैंने FIR दर्ज करने का कहा था उस वक्त। मैंने उस वक्त 780 लगती है इसमें, GIT 780, फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी से कुछ नहीं बनना। मैंने साथ एक और बात की थी कि इसका जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इंटरनेशनल फॉरेंसिक कराने का। ये सारी वो रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं। सदर पाकिस्तान को उसमें मेरे खतवे जवाब में लिखा भी था। तो ये इस तरह नहीं होना, इनके कह देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन असल जो बात है, आप तहकीक यहाँ कर रही हैं तो अरशद शरीफ के मामले में वहाँ तहकीक कीजिएगा, वहाँ से असल हक़ाइक़ मिल सके। इससे कुछ नहीं मिलता। ये तवज्जो हटाने के लिए, यानी ये मिलान करने की कोशिश है। अब फैसल वाडा जो आपके सामने है वो कहने की क्या ज़रूरत है। इमरान रियाज अभी अगवा अभी यानी बाजियाब भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे वो। यानी इस वक्त उसको फिर मजीद अंदर जेल रखने के हवाले से ये बातें हो रही। जेल या जो भी गिरफ्तार, जब जो भी आप कहें, इसका मकसद क्या है। यह मेरा नुक्ता नज़र है। हो सकता है आपको मेरे नुक्ता से इख्तलाफ हो, लेकिन मैं जो दूर तक समझता हूँ मैं वो बात सामने रख देता हूँ। वो जो दरख्वास्त फाइल की है वो बैकग्राउंड पे आपके यहाँ चल रही है। कोयटा वाले मामले में इमरान खान साहब ने जमानत कबल प्रोटेक्टिव जमानत करा ली 14 दिन की, और वो केस आपको पता है जो कुछ हुआ है। यानी 1000 बार सोचना चाहिए केस बनता है ये कोई। और वो मुझे ये बताए इमरान खान को क्या मिलना है। वो 680 के यानी आर्टिकल 6 की कार्रवाई की बात करते हैं। आर्टिकल 6 लग सकता है? आर्टिकल 6 जरा समझना, आर्टिकल 6 लगना कहाँ है। आर्टिकल 6 लगना है ट्रीजन का, जहां आप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट और एब्रोगेट करते हैं। यहां कौन सा किया सबवर्ट और एब्रोगेट? आप यहां से समझ सकते हैं, बिल्कुल कोई नहीं किया। सबवर्ट और एब्रोगेट करने की बातें जो यहाँ हो तो फिर आगे चलता है ना जी। आगे हमारे एडवोकेट है रियाज हनीफ राई साहब, जस्टिस काजी फैसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने की बात उन्होंने की थी। उनको अगवा कर लिया गया है। वकला की तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के बारे में संगीन खदशात है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी किया, वो बैकग्राउंड पे चल रही है। इसी मजीद जोर देकर कहती है कि मुल्क का शहरी कानून के यकसा सबका बुनियादी हक है, वो अपने पेशे को बगैर किसी खौफ, एहसास और एज़ा के अंजाम दें। आइन के तहत हर शहरी के बुनियादी हकूक़ महफूज हैं और किसी को उनकी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं। इस तरह की गुमशदगी बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलस्कीन खिलाफ वर्जी है। मुतल्लिका कवानीन नाफज करने वाले इदारों का फ़र्ज़ है कि इस मामले के मुनसफ़ाना और शफाफ तहकीकात कराएँ। आखिर में आपको मैं आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने समाअत थी। बेंच की अदम दस्तियाबी के बायस कार्रवाई मुलतवी हो गई है। अदालती अमला ने जो मज़ीद 3 वजूहात की वजह से मुलतवी होने का मुताल्लिक़ कमरा अदालत में आगाह किया। कानून साजी अदालती इस्लाहात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों पर समाअत के 3 वजूहात हैं कि जैसे शायद वहीद साहब की तबीयत नासाजी की वजह से बेंच दस्तियाब नहीं। दूसरी वजह गुज़श्ता समाअत पर अटॉर्नी जनरल ने मजीद वक्त मांगा, जबकि तीसरी वजह सेशन की वजह से हुकूमत मसरूफ़ है, इसलिए एक्ट पर बहस मुमकिन नहीं। ये भी मजाक बना रहे हैं सारे को, ये हुकूमत वाले करना क्या, वक्त गुजार रहे हैं और वक्त गुजर रहा है। याद रखिएगा ये अगला 10 दिन मेरा भी ख्याल है कि 20 जून या 22 जून तक सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। 8 रुकनी बेंच जो है ना ये सारे मामले को देख रहा था। अब ये वो सारे मामला था जो आपके सामने रखने हैं। एंटी टेररिस्ट एक्ट में लाहौर में समाअत चल रही है, बाकी लोगों के उनकी मज़ीद रिमांड की बातें हो रही हैं, चाहे वो महमूद रशीद ले लें, उमर चीमा ले लें, बाकी सारा वो। अब 9 मई के वाक़े में मैं तो देखिए बड़ी वजाहत से बात मैं फिर बताता हूँ। 9 मई के लोगों को जो भी एडर हैं, अबैटर हैं, उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए और किसी को ना छोड़ा जाए। ये नहीं है कि आप ऐसे काम रख लें और आप समझें कि ये सारा कुछ नहीं हो सकता। ये सारा कुछ हो सकता है। इस मुल्क का निज़ाम ऐसा है, इसमें आइन की बालादस्ती बहुत ज़रूरी है जो शायद नज़र नहीं हमें आती है। इस मुल्क में आइन पाकिस्तान 1973 तो नज़र नहीं आता है, बहुत से लोगों को इख्तलाफ रहेगा, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके नताइज क्या होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आखिर में ये बात बता दूँ, पाकिस्तानी फ़ौज हमारे लिए बहुत अहम है, इस इदारे का तकद्दुस हमारे लिए अहम है, लेकिन कुछ सियासी जमातें और कुछ बैनुल अक़वामी जो लोग हैं इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं और दूरियां जो पैदा हो रही हैं या पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको समेटें। और मैं हर प्रोग्राम में ये बात करूँगा कि पाकिस्तान को इस वक्त मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है।
अगर हम इकट्ठे बैठकर इस सारे मसाइल को देखेंगे, कोई माइनस नहीं हो सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, इस सारे मसले में मिसाक पाकिस्तान करें। इस मुल्क में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इस मुल्क को आगे लेके जाना है और आप हम सब ने लेके जाना है। ये मुल्क है तो हम है, ये इस मुल्क के बगैर कुछ नहीं है। अगर सिद्दीक को अगर कोई जानता है तो इस मुल्क की वजह से जानता है। मैं बाहर होता, ये जितना कुछ काम कर रहा था, किसको क्या पता। यहां किसको कोई कंसर्न नहीं है। पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत, मेरी जान बान माल सब कुर्बान है वतन के लिए, और उस वतन के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो हम अरबाब इख्तियार, डिसीजन मेकर, फैसला साज सबसे गुजारिश करेंगे कि पाकिस्तान, मिसाक पाकिस्तान की बात करें, और मिसाक पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की बका है। पाकिस्तान आगे चलेगा इंशाअल्लाह। इसने बहुत आगे जाना है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।